फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी एंड पीजीटी कॉमर्स की क्लासेस के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ऑन बैलेंस शीट एक्रूअल्स, नोट्स पेबल एंड अकाउंट्स पेबल आर लिस्टेड अंडर विच कैटेगरी। यानी कि फ्रेंड्स, बैलेंस शीट में प्रतिवन, नोट पेबल्स और देय खाता किस श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, एक्रूअल्स, नोट पेबल, अकाउंट पेबल की बात करें तो ये सब क्या है, हमारे लिए करंट लायबिलिटीज हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शंस देखिए, करंट लायबिलिटीज, एक्यूमुलेटेड लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी और एक्रूड लायबिलिटीज हमें दे रखा है। जबकि अभी मैंने बताया कि सारे ऑप्शंस किसके हैं, करंट लायबिलिटीज का बताते हैं, जिनकी जो टाइम पीरियड होता है, मैच्योरिटी वैल्यू टाइम होता है, वो होता है हमारा लेस देन 1 ईयर। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटीज का भी क्या टाइम पीरियड होता है, लेस देन 1 ईयर। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन्वेंट्रीज, कैश एंड इक्विवेलेंट्स एंड अकाउंट्स रिसीवेबल आर लिस्टेड एज। यानी कि फ्रेंड्स, हमें बताना है अब ये सारी चीज़ें जो हैं, प्राप्य सूची और समकक्ष और इन्वेंट्री किस सूची में आते हैं। तो देखिए, इन्वेंट्री, कैश और कैश इक्विवेलेंट, ये सब क्या है, इनकी टाइम पीरियड कितना होता है मैच्योरिटी का, लेस देन 1 ईयर। लेकिन ये सब क्या है, इन्वेंट्रीज हो गई, कैश हो गई, ये हमारे लिए असेट्स हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस हमें दे रखा है, क्या है, अर्निंग्स ऑन इनकम स्टेटमेंट, पेमेंट्स ऑन इनकम स्टेटमेंट, असेट्स ऑन बैलेंस शीट या फिर लायबिलिटीज ऑन द बैलेंस शीट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारे हमारे असेट्स की तरफ बता रहे हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये लिस्ट किए जाते हैं असेट्स ऑन दी बैलेंस शीट। और अगर हम इसको फर्दर क्लासीफाई करें तो असेट्स के अंदर भी फ्रेंड्स ये हमारे क्या होते हैं, अगर हम बात करें तो ये हमारे करंट असेट्स का पार्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, salaries and wages employees are recorded in which account are called। और salaries and wages employees जो होते हैं वो किस में अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है। हिंदी में आप क्वेश्चन देख लीजिए। वेतन एंड वेतन कर्मचारियों को दर्ज किया जाता है जिस जो खाते कहलाते हैं। एक्रूअल्स अकाउंट, एक्रूड एक्सपेंसेस, जीरो लाइबिलिटी या फिर बोथ ए एंड बी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें सैलरीज एंड वेजेस की, तो देखिए ये एक्रूअल अकाउंट्स में भी आते हैं और एक्रूड एक्सपेंसेस में भी आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A firm buys product but does not pay to suppliers instantly. This is recorded as। यानी कि एक फर्म जो उत्पादों को खरीदती है लेकिन आपूर्तिकर्ताओं को तुरंत भुगतान नहीं करती है, किस रूप में दर्ज होता है। अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, एक्यूमुलेटेड लाइबिलिटीज या फिर करंट लाइबिलिटीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अगर एक फर्म प्रोडक्ट को परचेस करती है लेकिन वो इंस्टेंटली उसको सप्लाई नहीं करती है, तो ये हमारे अकाउंट पेबल का पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, क्योंकि आपको उसको पेबल करना है। नेक्स्ट है, इन द बैलेंस शीट द टोटल ऑफ कॉमन स्टॉक एंड रिटेन अर्निंग्स आर एग्जामिन्ड एज। यानी कि एक बैलेंस शीट में एक सामान्य स्टॉक और प्रतिधारित कमाई की कुल के रूप में जांच की जाती है। कैसे, कॉमन इक्विटी से, ड्यू इक्विटी से, प्रेफर्ड इक्विटी से या फिर कॉमन परपेचुइटी से। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, स्टेटमेंट की बात की जा रही है, इनकम स्टेटमेंट की, जिसमें हम बैलेंस शीट की बात की जा रही है, जिसके अंदर हम यहाँ देख रहे हैं कि जो कॉमन स्टॉक और रिटेन अर्निंग्स है वो हम एग्जामिन कर रहे हैं। तो वो फ्रेंड्स एग्जामिन की जाती है कॉमन इक्विटी की तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इनकम स्टेटमेंट द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री डेट गिव्स अ लोअर कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी सोल्ड इज कैटेगराइज्ड एज। यानी कि आय विवरण में बेची गई वस्तु की कम लागत देने वाली इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को श्रेणीबद्ध बताना है हमें। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट आउट रिसीवेबल, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट आउट रिसीवेबल या फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इनकम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम कोई ऐसी प्रोसेस अपनाएं जिसके अंदर जो हमारी कॉस्ट है वो लो निकल कर आए, और हम अपने कमोडिटी को सेल करें तो लो कॉस्ट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड, जब हमारी इस तरह की सिचुएशन अगर हमारे सामने होती है तो हम प्रेफर करते हैं कि लास्ट एंड फर्स्ट आउट करें। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। लास्ट एंड फर्स्ट आउट का मतलब है कि जो बाद में हमारे पास माल निकल कर आया है, जो बाद में हमने परचेस किया, हम उसको पहले सोल्ड आउट कर देंगे। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रेटजी अपनाएंगे। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है, जो पहले का माल है वो अब सस्ता हो गया है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने पहले हाई अमाउंट पे बेचा था
अब वो सस्ता है तो हम उसको स्टॉक करके रखेंगे, हम उसको नहीं बेचेंगे, लेकिन देखेंगे लास्ट में जो अमाउंट हमने परचेस किया है वो महंगा इस टाइम अगर प्रेजेंट में देखें तो उसके प्राइस बहुत हाई हैं, तो हम लास्ट वाले माल को पहले निकालेंगे जिससे कि हमें जो अमाउंट है वो ज़्यादा मिले। ठीक है, तो ये सिचुएशन लास्ट एंड फर्स्ट आउट हमारे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगी। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज विच कैन बी चेंज्ड इनटू कैश टू देयर बुक वैल्यू प्राइस आर कैटेगराइज्ड एज, यानी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की बात करें जिसके में हमारी चेंज होती है कैश में और उनकी बैक वैल्यू जो प्राइस की जाती है उसको हम किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, यानी कि वित्तीय प्रतिभूतियों को नगद में बदलकर उनके बुक वैल्यू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर कैश इक्विवेलेंट। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी जिसको हम कैश में चेंज कर देते हैं और उनको बुक प्राइस को हम लिखते हैं। तो फ्रेंड्स जब हम कोई भी चीज़ कैश में कन्वर्ट करते हैं तो वो कैश इक्विवेलेंट कहलाती है और उसको हम उनके जो बुक वैल्यू प्राइस होती है उसके कैटेगराइजेशन में करके उसको मेंशन करके नोट करते हैं। ठीक है, तो वो कैश इक्विवेलेंट हमारी कहलाती है। नेक्स्ट है earnings that have a cumulative amount and are not paid to stockholder as a dividend is known as, यानी कि ऐसी अर्निंग जो कि क्यूमुलेटिव अमाउंट में आती है और वो पेड नहीं की जाती स्टॉक होल्डर्स को एज अ डिविडेंड, हम उसको क्या कहते हैं? तो अब हिंदी में देख लेते हैं, ऐसी आय जो संचयी राशि होती है और लाभांश के रूप में शेयर धारक को भुगतान नहीं की जाती वो क्या कहलाती हैं? कॉमन अर्निंग्स, प्रेफर्ड अर्निंग, नॉन पेड अर्निंग या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिटेन्ड अर्निंग्स। फिर रिटेन्ड अर्निंग्स वो अर्निंग्स होते हैं जो कि कभी भी पेड पर्पज से यूज़ नहीं की जाती हैं, वो फ्यूचर के रेफरेंस में वो बिजनेस में स्टोर करके रख ली जाती हैं, यानी कि एक तरह से हम कहते हैं रिजर्व करके रख ली जाती हैं फ्यूचर पर्पज के लिए, जब फ्यूचर में किसी भी तरह की ज़रूरत होगी तब उनको खर्च किया जाता है। तो ये रिटेन अर्निंग्स जो होती हैं इसका अमाउंट कभी भी किसी क्रेडिटर को पे करने के लिए या फिर किसी भी तरह के जो पैसे पेमेंट होते हैं उनके लिए नहीं किया जाता, ये फ्यूचर पर्पज से रखी जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड बाय इन्वेस्टर्स फॉर फोरकास्टिंग फ्यूचर अर्निंग्स इज डॉक्यूमेंटेड है, यानी कि भविष्य की कमाई का पूर्वानुमान लगाने के लिए निवेशकों द्वारा उपयोग की जाने वाली जानकारी का दस्तावेजीकरण को क्या कहते हैं? एनुअल रिपोर्ट, 5 ईयर्स रिपोर्ट, एक्सचेंज रिपोर्ट या फिर स्टॉक रिपोर्ट। तो फ्रेंड जब इन्वेस्टर्स एनालाइज करते हैं या फिर हम बुक कहें तो फोरकास्टिंग करते हैं फ्यूचर अर्निंग्स की कि उन्हें फ्यूचर में कितना मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनुअल रिपोर्ट, क्योंकि फ्रेंड्स इन्वेस्टर्स एनुअल रिपोर्ट के बेसिस पर ये डिसीजन लेते हैं कि हमें इस कंपनी में कितना प्रॉफिट होगा, हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि उनकी पूरी फोरकास्टिंग एनुअल रिपोर्ट पे बेसिस होती है। इसलिए ये कहा जाता है कि एनुअल रिपोर्ट में कंपनी को अपनी ट्रू पिक्चर शो करनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर का पूरा डिसीजन सिर्फ एनुअल रिपोर्ट पे ही डिपेंड होता है। अगर आपकी एनुअल रिपोर्ट सही नहीं है तो इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस में इनिशिएट नहीं लेंगे उसमें, अगर हम कहें तो उसमें इन्वेस्ट करने का। इसलिए एनुअल रिपोर्ट हमेशा कंपनी की ट्रू पिक्चर शो करे, तभी कंपनी को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स पूरा डिसीजन सिर्फ एनुअल रिपोर्ट के बेसिस पर करते हैं और एनुअल रिपोर्ट में हर चीज़ क्लियरली गिवन होनी चाहिए कि उसका प्रॉफिट रेशो कितना है, अर्निंग रेशो कितना है, इन्वेस्टर्स के लिए क्या पॉलिसी है, ये सारी चीज़ें क्लियरली उसमें डिफाइन होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं एक इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि उसका पूरी फोरकास्टिंग इसी पे डिपेंड करती है। इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर है। जैसे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट लॉस बिटवीन पार्टनर्स इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वही हो गया जो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर उसकी एब्सेंस है तो वो लोग आपस में प्रॉफिट रेशियो को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वल, इन प्रोपोर्शन टू कैपिटल, डेट रेशियो एंड नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे अगर जो भी उनके बीच जो पार्टनरशिप डीड होती है या फिर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो वहाँ पे एब्सेंट है, तो वहाँ पे उनके प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो लेकिन फ्रेंड्स इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी यहीं दे देती हूँ, जिससे कि हो सकता है आगे अगर हम इस तरह के क्वेश्चंस करें तो आप इजीली उनका आंसर कर पाएं। जैसे कि देखिए जो हमारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, आप सबको पता है 1932 है। ठीक है, और उनके जो अगर हम बात करें उसके जो आर्टिकल्स होता है 12 से लेके 17 आर्टिकल्स के अंदर ये सारी चीजें डिस्कस की गई हैं कि अगर किसी पार्टनरशिप में
जो पार्टनरशिप डीड है या कॉन्ट्रैक्ट है वो एब्सेंट है तो वहां पर क्या करेंगे। तो देखिए जो भी पार्टनर्स होंगे अगर वो डीड वहां पे एब्सेंट है तो सबको इक्वल राइट होगा, किस चीज का, उस बिजनेस को करने का इक्वल राइट होगा। वो लोग जो भी बिजनेस वो कर रहे हैं वहां पे सभी लोगों का इक्वल पार्टिसिपेशन होगा और सबको ही उसमें अपना वर्क करना होगा। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर ये आ गया। नेक्स्ट आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी शेयर्ड इन पार्टनरशिप। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो पार्टनरशिप में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वही है जो अभी मैंने डिस्कस किया थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑप्शंस अलग हैं। इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि आप अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप ऑप्शंस बिना देखे भी उस चीज को इजिली रिकॉल कर सकते हैं कि किस सिचुएशन में क्या आंसर होगा। अब यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस बदल गए। ऑप्शंस है इन द सेम प्रोपोर्शन, इन प्रोपोर्शन टू कैपिटल, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड एंड नन ऑफ दी अबव। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में शेयर किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। ठीक है, लेकिन अगर ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गिवन नहीं होता है तब आंसर क्या होगा, इक्वल। ठीक है, ये याद रखिएगा, तब आंसर हो जाएगा इक्वल। नेक्स्ट है, अ कॉमन पार्टनरशिप कैन हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। यानी कि कॉमन पार्टनरशिप जो है, कॉमन का मतलब है जिसका कोई पर्पस नहीं है। कुछ पार्टनरशिप ऐसे होते हैं जो पर्पस से स्टैब्लिश की जाती हैं। ठीक है, या किसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, जो अगर हम डिवाइड करें फर्दर उनको तो नेचर में आती हैं, टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पर आती हैं। लेकिन यहाँ पे कॉमन पार्टनरशिप की बात की जा रही है तो उसमें मैक्सिमम कितने पर्सन होंगे, 2, 20, 10 एंड 4। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन की बात करें तो मैक्सिमम 20 होंगे, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which account is shown the decrease in the value of the property and increase in the value of the liability। यानी कि ऐसी कौन सा अकाउंट है जिसके अंदर अगर हमारे किसी भी असेट्स में के प्राइस में कमी आ रही है, यानी कि वैल्यू उसकी डिक्रीज हो रही है, और जो हमारी लाइबिलिटी है उसके वैल्यू में इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो वो हमारे किस अकाउंट में दिखाया जाता है, इन कैपिटल अकाउंट, ऑन द डेटर साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर ऑन द क्रेडिटर साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ पर ये बोल रहा है संपत्ति के मूल्य में कमी और दायित्व के मूल्य में वृद्धि। तो इससे क्या हो गया, आप यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सारी चीजें किसके बेसिस पे की जा रही हैं, रिवैल्यूएशन, यानी जो हम असेट्स का द्वारा से रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें, इस तरह की कंडीशंस हमारी सारी डेबिट साइड में शो की जाएंगे, जिसको हम डेटर साइड भी बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही है और दायित्व के मूल्य में वृद्धि हो रही है, तो ये दोनों यहाँ पर एक ही तरह की हमारी इंडिकेशन दे रही हैं, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के हमारे ऋणी पक्ष में जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर ना हो तो आप जरूर बताइएगा, हम नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, द अमाउंट ऑफ फेम बाय, फेम का जगह आप यहाँ पे लिख लीजिएगा गुडविल। ठीक है, क्या है, गुडविल। The amount of goodwill by the new partner is distributed by the old partners on bringing द कैश। यानी कि कोई भी नया पार्टनर जो है वो जो अपना गुडविल का अमाउंट है वो कैश में लेकर आया है, तो पुराने जो पार्टनर्स होंगे उसको किस रूप में उसको बांटेंगे ये बताना है यहाँ पे। ठीक है, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तो यहाँ पर देखिए जो नया पार्टनर है वो अपना गुडविल का जो अमाउंट है वो कैश में लेकर आ रहा है, तो आगे जाके यानी कि आप फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बिजनेस में 1 लाख का प्रॉफिट होता था, ठीक है, अब पहले उसमें 2 पार्टनर थे तो 50-50 वो लोग बांट लेते थे आपस में, लेकिन अब 3 पार्टनर आ गए और इक्वल के हिसाब से अब उनके पास क्या रहेगा, 50-50 नहीं रहेगा, उनका प्रॉफिट का पोर्शन कम हो जाएगा। तो यानी कि क्या हुआ, सभी पार्टनर्स ने अपनी तरफ से कुछ अमाउंट दिया उसको प्रॉफिट देने के लिए या फिर उसका पोर्शन देने के लिए, तो ये क्या हो गया, उन्होंने सेक्रीफाइस किया। इसीलिए जिस अमाउंट परसेंटेज से या फिर जितना अमाउंट से वो लोग सेक्रीफाइस करेंगे उसी रेशियो में उनको ये वाला जो गुडविल का अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है,
तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जितना उन्होंने अपने पास से सेक्रीफाइस किया है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में पोर्शन देने के लिए, उतना ही उसी रेशियो में उसको ये गुडविल का अमाउंट पे कर दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स उसके गुडविल अमाउंट को ले लेंगे। नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन अकाउंट इज। अब आपको बताना है जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है वो किस तरह का अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ना ही हमारा पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ना ही किसी पर्सन से रिलेटेड है, ना ये हमारा रियल अकाउंट को शो कर रहा है, क्योंकि रियल अकाउंट में ये सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो इस पर लागू नहीं होती हैं। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा नाम मात्र का खाता है, जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ परमानेंट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, यानी कि जो परमानेंट प्रॉपर्टी होती है उसकी वैल्यू में अगर रिडक्शन हो रहा है तो वो क्या कहलाता है। बहुत ही कॉमन है ये क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन, लॉस, एक्सपेंस या फिर प्रॉफिट। तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि है डेप्रिसिएशन। फ्रेंड नेक्स्ट है प्रॉफिट और लॉस विल बी सफर्ड और रिवैल्यूएशन बाय। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो जो सफर किया जाता है रिवैल्यूएशन के द्वारा, वो किसके द्वारा किया जाता है, ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा, न्यू पार्टनर्स के द्वारा, ऑल पार्टनर्स के द्वारा या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए जब हम यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और उस पर कोई भी प्रॉफिट या फिर कोई भी लॉस होता है तो वो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर किया जाता है पुराने साझेदारों के द्वारा, क्योंकि देखो कोई भी न्यू पार्टनर आएगा तभी हम वैल्यू को रिवैल्यूएट करते हैं कि कितनी एसेट्स है कितनी लायबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि उसी के हिसाब से फिर हम उससे जो गुडविल अमाउंट होता है या फिर जो कैपिटल होती है वो हम उससे मांगते हैं। तो वो जब अपना पोर्शन लेकर आ रहा है तो वो इस तरह की चीजों में अपना पार्टिसिपेशन क्यों करवाएगा, तो वो किया जाता है सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक ऑफ लायबिलिटी। अब लायबिलिटी में कमी आ रही है किसी भी तरह की तो वो क्या शो करती है, लॉस को, प्रॉफिट को, एक्सपेंस को या फिर रिसीप्ट को। तो अगर हमारी लायबिलिटी में कमी आ रही है तो ये तो सीधे सीधे हमारा प्रॉफिट बता रही है, यानी कि ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी कि न्यू रेशियो में जब हम माइनस करते हैं ओल्ड रेशियो को तो हमारा कौन सा रेशियो बनता है हमें ये बताना है। ठीक है, तो न्यू रेशियो को जब आप माइनस करेंगे ओल्ड रेशियो से तो ऑप्शंस हैं प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, प्रॉफिट यील्ड रेशियो या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि हमारा प्रॉफिट यील्ड रेशियो। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। आई होप क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।